पूज्या दीदी जी अभी हमारे बीच में उपस्थित थी, पूज्या दीदी जी को नमन करते हुए, और साथ में हमारे बीच में उपस्थित हैं पूज्य साध्वी देववाणी जी। पूज्य साध्वी जी के साथ में यहाँ हम 3 प्रदेशों से उपस्थित हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम, सभी प्रदेशों की राज्य प्रभारियों को, राज्य कार्यकारिणियों को, उपस्थित संपूर्ण पदाधिकारी मातृशक्ति को, आप संपूर्ण दिव्य आत्माओं को, संपूर्ण मातृशक्ति को हृदय से सादर नमन, ओम प्रणाम। तो अब हम बात करने वाले हैं रोग अनुसार योग के विषय में। अंततोगत्वा मैटर ये करता है कि हमारी जो योग कक्षा है, उस योग कक्षा के अंदर हम लोगों को कितना दे पा रहे हैं। तो ये कई बार निश्चित रूप से हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम लोग करना तो चाहते हैं, पर हमें लगता है कि लोग हमारी कक्षा से आते हैं और चले जाते हैं और वो स्टेबल नहीं होते। हालांकि ये प्रक्रिया चलती भी रहती है, लेकिन हमें वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनकी कक्षाओं में लोग आते हैं और आते हैं तो हमेशा के लिए रुक भी जाते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें अपनी कक्षा के स्वरूप में उन विषयों का ध्यान रखने की आवश्यकता है जिन विषयों में कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी हो सकती है। तो एक योग शिक्षक होने के नाते हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि हम अपनी कक्षा के अंदर क्या सिखा रहे हैं। तो जैसे हम लोग डेली का एक 12 आसनों का पैकेज, परिचित हैं सभी लोग 12 आसनों के पैकेज से? कौन कौन से आसन आते हैं? आज पूज्य साध्वी जी ने वही कराए थे ना सुबह में, तो उसमें कौन कौन से आसन आते हैं? देखो, वैसे तो हम कक्षा की शुरुआत करते हैं तो ताड़ासन वगैरह से करते हैं, त्रिकोण आसन से कर देते हैं और तिर्यक ताड़ासन से कर लेते हैं, फिर उसके बाद यौगिक जॉगिंग, थोड़ा सूर्य नमस्कार। लेकिन मैं 12 आसनों का जो पैकेज है ना, उसकी बात कर रही हूँ। उसमें हम करीबन आपके 4 आसन बैठ करके करते हैं। मंडूकासन, शशक आसन, गौमुख आसन, वक्रासन, फिर उसके बाद 3 आसन पेट के बल लेट करके करते हैं। कौन से? मकर आसन, भुजंग आसन के बाद क्या आया? और भुजंग आसन के कितने भाग? और शलभासन के? एक तो होता है ना जो शलभासन में सिर्फ पैर उठाते हैं ऊपर से, हाँ, एक ऐसे पीछे कमर पे हाथ रख के फिर हनुमान जी वाला पोस्चर बनाते हैं, फिर ऐसे दोनों हाथ पीछे बांध करके फिर चेस्ट को ऊपर उठाते हैं। हाँ, फिर कुछ आसन है, 5 आसन कमर के बल लेट करके। वो कौन कौन से आसन है? मरकट आसन, और मरकट आसन के बाद पवन मुक्त आसन, भूल गए? और फिर उत्तान पाद आसन, फिर पाद वृत्तासन, फिर साइकिलिंग, द्विचक्रिक आसन। ये 12 आसनों का पैकेज है, ये याद होना चाहिए हम सबको। अब ये 12 आसनों के पैकेज में से क्या लाभ हो जाता है? देखो, इससे पेट भी ठीक होता है, इसमें थायराइड वाले आसन भी हैं, इसमें कमर दर्द के आसन भी हैं, इसमें मोटापे के आसन भी हैं, इसमें लीवर के आसन भी हैं। तो ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें समग्रता से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन आज हम और विषयों में बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी पहला टॉपिक हमें दिख रहा है उदर रोगों में, मधुमेह में, डायबिटीज में, गैस, कब्ज, एसिडिटी इत्यादि समस्याओं में हमें पेट से संबंधित समस्याओं में कौन कौन से आसन करने चाहिए। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे कमर दर्द में, थायराइड में अलग अलग आसनों का, और एक इंटीग्रेटेड आसनों का अभ्यास का पैकेज भी है हमारे बीच में। तो सबसे पहले आइए हम उदर रोगों के बारे में बात करते हैं कि उदर रोगों में क्या क्या आता है। तो उदर रोग मतलब कि जो कि पेट से संबंधित समस्याएं हैं। तो उदर रोग में जैसे कि गैस, कब्ज, एसिडिटी हमें समझ में आता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाना, गैस्ट्रिक की समस्या महिलाओं में बहुत कॉमनली पाई जाती है। और एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि जब मीनोपॉज का टाइम आता है तब बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक की समस्या और अलग अलग परेशानियों से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। वैसे भी महिलाओं के शरीर से गुजरना, एक पूरी प्रक्रिया को पार करना आसान कार्य नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन एक महिलाओं का शरीर देखता है बचपन से लेकर के। एक समय आता है, वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, जो पीरियड्स कहते हैं जिनको, वो शुरू हो जाते हैं। और वो एक अपने आप में उससे कोप अप कर पाना एक छोटी बच्ची के लिए उस समय बड़ा मुश्किल होता है। वो एक परिवर्तन का दौर आता है, फिर वो हर महीने उसको उसी साइकिल से गुजरना है जब उसके हार्मोनल चेंजेस होंगे ही होंगे। हर महीने की अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स उसके व्यक्तित्व के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर प्रभाव डाल रहे होते हैं। फिर एक समय आता है जब वो शादी के पश्चात माँ बनने के प्रोसेस से गुजरती है।
तो उस 9 महीने के अंतराल में महिला का शरीर इतने परिवर्तनों से गुजरता है कि किसी के लिए समझा पाना भी वो बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि जब वो अपने संतान के चेहरे को देखती है तो वो अपने 9 महीने के सारे कष्टों को भूल जाती है, परंतु वो जो 9 महीने की साइकिल होती है जिसमें ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है तो अक्सर यूटीआई की समस्या हो जाती है। किसी को जो है पैरों में जो है सूजन हो जाती है, किडनी में भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ लोगों को लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सारे अंगों पर उस वजह से दबाव और प्रभाव पड़ रहा होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने में जो पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है शरीर का, तो फिर वो जो शरीर गेन करता है फिर उसे नॉर्मल शेप में आने में भी बहुत सारा समय लग जाता है। और फिर उसके पश्चात जब ये बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, ये थोड़ा आ जाती है प्री मेनोपॉज। एक होती है मेनोपॉज, एक होती है प्री मेनोपॉज। ये करीबन मेनोपॉज से 10 वर्ष पहले ही आ चुका होता है। जो मेनोपॉज का समय होता है उससे करीबन 10 वर्ष पहले महिलाओं का शरीर प्री मेनोपॉज से गुजर रहा होता है, और वो भी अपने आप में अलग ही प्रकार की समस्या होती है। और फिर उसके पश्चात ये 4-5 वर्ष की मेनोपॉज की साइकिल चलती है, और फिर उसके पश्चात आता है पोस्ट मेनोपॉज। क्योंकि जब ये पूरा प्रोसेस रुक जाता है तो शरीर के अंदर अक्सर महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। किसी के चेहरों पर झाइयां हो जाती हैं, अलग ही प्रकार के दाग हो जाते हैं जो किसी डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं हो रहे होते हैं। किसी का शरीर एकदम से मोटा होना शुरू हो जाता है, किसी को हॉट शार्स की समस्या आनी शुरू हो जाती है, किसी को बार बार पसीना आता है, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को मोटापे की समस्या से गुजरना पड़ता है, किसी को बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और ये जो वो साइकिल होती है ना, ये मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज की, उस समय कोई नहीं समझता कि आप किस समस्या से गुजर रही हैं। कई बार घर वालों को लगता है ये पागल हो गई हैं, इतनी इमोशनल इम्बैलेंसेस हमारे व्यवहार में आ जाते हैं। कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी बहुत छोटी छोटी बातों पर महिलाओं को उस समय में रोना आने लगता है। कभी कभी जो है ऐसे समय में महिलाओं को जो है गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है। अलग अलग परिवर्तन होते हैं, और घर परिवार का कोई व्यक्ति उसको इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि जो उससे गुजर रहा होता है उसी को पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है। उस समय केयर की आवश्यकता होती है। हालांकि भारतीय समाज के अंदर आज भी इस चीज को लेकर के जागरूकता की कमी क्यों है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमें मातृ शक्ति को ही ध्यान देना होगा। क्योंकि इस विषय को लेकर के जो एक जानकारी समाज के अंदर होनी चाहिए, उसके मिसिंग होने की वजह से लोग नहीं समझते। अपने बेटों को, अपने पतियों के साथ जागरूक कीजिए इस विषय को लेकर के, क्योंकि उस समय महिला को अगर सबसे ज्यादा किसी की आवश्यकता होती है तो उसको लगता है कि उसका पति उसके पास में रहे, पर उसको तो काम भी करना है। फिर उसको लगता है उसके बच्चे उसके पास में रहे। ऊपर से वो टाइम पीरियड भी ऐसा होता है कि बच्चे उसी समय बड़े हुए होते हैं, और भारत में तो कल्चर है कि बाहर भेज दो पढ़ाई करने के लिए, तो बच्चे हमसे कहीं दूर चले जाते हैं कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, पति अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि हम इस इमोशनल इम्बैलेंस से कैसे बाहर निकले। तो उस समय भी अगर आपका सबसे बड़ा सहयोगी कोई हो सकता है तो वो आपकी खुद की साधना सहयोगी हो सकती है। यकीन मानिए, ठीक है केयर एक लिमिट तक एक व्यक्ति कर लेगा, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तब भी बहुत सारे इमोशनल मूड स्विंग्स होते हैं महिलाओं के साथ में, लेकिन इस परिस्थिति से गुजरना किसी और को नहीं, आपके शरीर को है और आपको है। इसीलिए अपने शरीर को और अपने आप को तैयार करने का अगर सबसे बड़ा कोई साधन है तो वो हमारी योग साधना ही है। यही आपका हेल्प कर सकती है। जो महिलाएं नियमितता से वो योग साधना करती रहती हैं उनको समस्याएं कम आती हैं, और वो समस्याएं कम आए इसीलिए हम लोगों को जो ये इससे संबंधित योग का अभ्यास है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो वो काम करता है हमारा प्राणायाम, सूर्य नमस्कार। थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी को चाहिए। बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन नहीं झेल सकती बॉडी, इतना इतना अभ्यास नहीं बनाया, लेकिन थोड़ा सूर्य नमस्कार चाहिए, और हम सब कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। ये तो भारत के अंदर हम लोगों की एक मेंटेलिटी हो गई है कि 40 क्रॉस करते हाय मैं तो बूढ़ी हो गई, और 50 की एज आते ही जैसे ही थोड़ा बहू वगैरह आने का टाइम होता है तो अब तो बहू आ गई, अब हम कुछ नहीं करेंगे। ये वाली जो सोच है ना, इसकी वजह से हमें और ज्यादा कष्ट भुगतने पड़ते हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण साझा करती हूँ, जिन प्रदेशों में मैं जाती हूँ वहां मैंने साझा किया हुआ है एक उदाहरण, शायद आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि हम यूके में गए। यूके में हम लोग एक माता जी से मिले। उन माता जी के घर में हम लोगों को बोला गया कि आपको माता जी के घर में रुकना है, और ये जो माता जी हैं यही आपको लेकर के जाएंगे, अब आगे 2 दिन का प्रवास यही कराएंगे। तो माता जी की एज मैंने पूछी, माता जी की एज थी 88 वर्ष की। तो मुझे लगा कि कोई आएगा, माता जी के तो घर में ही रुकना है, कोई आएगा जो हमें लेकर के जाएगा।
अब हम सुबह आए थे, दोपहर में हम लोग को 3-4 बजे के आसपास हम लोगों को निकलना था, क्योंकि वहाँ की क्लासेस की टाइमिंग्स थोड़ी डिफरेंट ही रहती हैं। हमारी तरह सुबह चलने वाली बहुत कम क्लासेस होती है, 10-11 बजे क्लासेस में जाया करते थे हम लोग। तो वो 3-4 बजे का जब समय आया तो मैं तो लिटरली इंतजार करने लगी कि अब कौन आएगा जो हमें लेकर के जाएगा। लेकिन हम देखते क्या है कि 88 वर्ष की माता जी अपनी चाबी निकालती है मर्सिडीज की और मर्सिडीज बैक कर रही है, और हम हैरान। थोड़ी देर तक तो मैंने भी अपनी गर्दन को बिल्कुल टाइट रखा और मेरी नजरें सिर्फ सड़क पर थी कि ये गाड़ी कैसे चलने वाली है अभी। लेकिन माता जी ने बहुत अच्छी ड्राइविंग की, क्योंकि जब व्यक्ति को पता होता है ना कि कोई नहीं है करने वाला, तो वो खुद को सक्षम बनाता है। वहीं मैं अपना उदाहरण साझा करती हूँ गुजरात का। ये गुजरात का उदाहरण भी बड़ा महत्वपूर्ण है साझा करना। मैंने कहीं लेक्चर दिया था और लेक्चर देकर के किसी भाई के घर में भोजन था, तो वो अपना वही सत्र लेकर के दोपहर का भोजन था। अब हम भोजन करने पहुंचे तो गेट से एंट्री करते हुए भाई बोलते हैं, मेरी जो बा है उनको घुटनों में बहुत दर्द रहता है और आप उस क्या करें, क्या खिलाएं दवाई। मैंने कहा देखो भाई, योग तो कराना पड़ेगा अगर घुटने पूरी तरह से ठीक करने हैं तो। बोले बा की उम्र ज्यादा हो गई है, वो योग नहीं कर सकती। मुझे लगा होगी बा की उम्र 85-86 वर्ष। बा सुन करके मेरे मस्तिष्क में थोड़ी एज भी ज्यादा ही कवर हो जाती है। तो फिर मैंने कहा अच्छा कितनी एज है बा की? बोले 62-63 वर्ष। मैंने कहा अच्छा चलो बा से मिलते हैं। तो भोजन के पश्चात बा को बुलाया गया कि भैया बा आ जाओ, आपको दिखवाते हैं। तो बा आ रही है, बा के साथ में कुर्सी भी उनके बेटे साथ में उठा के ला रहे हैं। तब जाकर के मुझे सारा माजरा समझ में आया। जिस दिन बा के घर में बहू आई, बा ने कुर्सी को और कुर्सी ने बा को पकड़ लिया। शरीर को जंग लगा लेते हैं हम, तो वो काम नहीं करना है। जितना आलस से प्रमाद में जाएंगे ना, उतना ज्यादा समस्या और अधिक बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए या तो आप सोच लो कि हमें यूके वाली माता जी जैसा बनना है, उनकी एज 88 वर्ष है, उनके जैसा होना है, जो अभी भी उनके पति का तो देहांत हो चुका है, परंतु वो स्वयं अभी भी रोज सुबह में पहले ऑनलाइन कक्षा अटेंड करती हैं। वो तो 7 बजे हो जाती है, फिर 10-11 बजे अपनी कक्षा लेती हैं। कक्षा लेकर के आज 88 वर्ष की आयु में भी वो अपनी कंपनी में 6 से 7 घंटे जाकर के सेवा दे करके आती हैं। ऐसा जीवन चाहिए या वो बाज ऐसा जीवन चाहिए जो घुटने जाम हो जाएं? हमें किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है, बल्कि हमें हमेशा सहारा बन करके रहना है। ये वाला सिद्धांत हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो बात फिर लौट करके आते हैं कि महिलाओं के शरीर के अंदर जो पेट की समस्याएं हैं, उसमें गैस्ट्रिक की समस्या, गैस का बनना, डकारें आना, ये बहुत कॉमन रहता है, और एसिडिटी की समस्या भी बहुत कॉमन रहती है। तो इसमें बहुत बड़ा सिद्धांत तो खैर भोजन का भी कार्य करता है। कल सुबह योग शिविर में हम भोजन के संदर्भ में भी बात करेंगे, लेकिन आसनों के संदर्भ में बात की जाए तो अपना 10 आसनों का पैकेज है। अब ये डायबिटीज वाला पैकेज भी इसी में क्यों मर्ज कर दिया? क्योंकि ये रहा पेनक्रियाज आपका। देखो ये मुंह हुआ, ये मुंह के बाद यहाँ पे ये आपकी ये तो सांस नली आगे की तरफ, पीछे की तरफ भोजन नली हो जाती है। ये भोजन नली आकर के यहाँ पेट से जुड़ती है, यहाँ आपका पेट होता है। और ये पेट जो है, इसका पेट का जो अंत होता है वो एक छोटी आंत से जुड़ करके होता है। वो छोटी आंत शुरू होती है, फिर बड़ी आंत लगी होती है। और इस पेट के दाहिनी तरफ आपका लीवर है, और इस लीवर के नीचे आपका गॉल ब्लैडर है, जिसको पित्ताशय कहा जाता है। और यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर आपका पेनक्रियाज है, एक लंबा सा रहता है पेनक्रियाज, और उसके साथ में एक छोटा सा स्प्लीन भी जुड़ा हुआ रहता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका पेट बनाता है। और इसके साथ में जो आपकी बड़ी आंत है, उसके अंत में जो एनस होता है, जो कि मल द्वार होता है, तो वहां तक आपका पाचन पूरा जुड़ा हुआ होता है, यहां से शुरू करके आपका मल द्वार तक। अब इसमें यहां से लेकर के मल द्वार तक अगर कोई भी समस्या आ रही है पाचन से संबंधित, उसका समाधान ये 10 आसनों का पैकेज, लेकिन रेगुलर करने की आवश्यकता है। तो आइए इन आसनों की बात करते हैं। हालांकि हम इन आसनों को रोज करते हैं और आप सब जानते हैं, लेकिन बात ये भी समझनी है कि जब रोज करते हैं तो भी क्यों कुछ लोगों को आराम नहीं मिलता। अगर हम योग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें आराम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर हमें आराम नहीं मिला, हम ठीक नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं हमारे अभ्यास में कमी है। हमें अपनी उस कमी को ठीक करना होगा। अगर हमारे शरीर की कम से कम 1 घंटा योग की आवश्यकता है और हम सिर्फ आधा घंटा दे रहे हैं,
तो फिर हम उसको अपने शरीर को पूरा नहीं दे पाएंगे जितनी उसकी आवश्यकता है। और आप यकीन मानिए, आपकी जितनी फुर्तीलापन आप अपने शरीर में अभी महसूस करते हैं, अगर आप और अच्छे से योग का अभ्यास करें तो उससे ज्यादा फुर्तीलापन आप महसूस कर पाएंगे, उससे ज्यादा आप अपने शरीर के अंदर ताजगी महसूस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले वो आसन जो बैठ करके किए जाते हैं। तो करीबन 5 आसन ऐसे हैं जो बैठ करके किए जाते हैं, जो कि आप डेली करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या आता है, मंडूक आसन। अब मंडूक आसन की भी 2 विधियां हैं, एक मुट्ठी बना करके और दूसरा हाथ लगा करके। अब ये जो मुट्ठी बना करके और हाथ लगा करके मंडूक आसन किया जाता है, ये मंडूक आसन डायबिटीज का अल्टीमेट सॉल्यूशन है, बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन है। यही मंडूक आसन आपकी गैस की समस्या को भी ठीक करेगा, यही मंडूक आसन आपकी अपचन की समस्या को भी ठीक करेगा, और यही मंडूक आसन आपको जो है एसिडिटी से भी निजात दिलाएगा, यही मंडूक आसन आपको जो है कब्ज की समस्या से भी बाहर निकाल करके लाएगा। लेकिन इसके लिए आप अगर ये सोचो कि आप मंडूक आसन में गए और वापस आ गए तो काम हो जाएगा, तो ये गड़बड़ है। कितनी देर रुकना पड़ेगा? देखो, हाँ, कम से कम 1 मिनट तो स्वस्थ व्यक्ति को रुकना है। कितनी देर? 1 मिनट। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है तो 5 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक भी करवाते हैं। अब अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन लेना पड़ रहा है तो फिर ज्यादा करना पड़ेगा अभ्यास, ताकि इंसुलिन कंप्लीटली स्टॉप हो सके। फिर आप एक पोजीशन में जब आ जाओगे, आप क्योर हो जाएगा आपका, तो क्योर होने के बाद आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे कि आप फिर उसको थोड़ा कम समय के लिए भी करो तो चलेगा। लेकिन उसमें हमें देखना होगा, मान लीजिए 200 हमारा डायबिटीज में शुगर का लेवल आ रहा है बॉडी के अंदर में, तो ये 150 से 100-200 के बीच वाला जो लेवल है, 5 मिनट करो, ठीक हो जाओगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, आप इन्हीं अभ्यासों से ठीक हो जाओगे। फिर रेगुलर करते रहो। और इसके पश्चात अगर मान लीजिए 250-300 हो रही है तो फिर 10 मिनट करो, 300 से ज्यादा हो रही है तो 15 से 20 मिनट करो, और अगर किसी को 600 पहुंच गई तो आधा घंटा करो, और किसी को टाइप 1 डायबिटीज है तो फिर आधा घंटा करो। अब आधा घंटा लगातार नहीं होगा तो क्या करें? तो आधा घंटा लगातार नहीं होगा तो 5 मिनट करो, फिर कोई आसन कर लो, फिर कर लो, फिर कोई आसन कर लो, गैप लेकर के कर लो। अगर आप सुबह ही टोटल मिला के आधा घंटा नहीं दे पा रहे हो तो क्या करेंगे? 15 मिनट सुबह करेंगे, 15 मिनट, बिकॉज इट शुड बी हाफ एन आवर फॉर अ डे। 24 घंटे में आधा घंटा करना पड़ेगा अगर समस्या ज्यादा है। और अगर अपचन इत्यादि की समस्या ज्यादा है, गैस की समस्या ज्यादा है, तो 3 से 5 मिनट का मंडूक आसन आपके लिए पर्याप्त होगा, पर इतना तो करना पड़ेगा। और अगर किसी को कमर में दर्द ज्यादा रहता है तो दूसरे आसन बताएंगे। वक्रासन करना पड़ेगा, फिर गौमुखासन करना पड़ेगा। वक्रासन और गौमुखासन करने से कमर का दर्द भी ठीक होगा और इसके साथ में डायबिटीज भी ठीक होगी। तो इसके बाद अगला आसन आता है मंडूक आसन के पश्चात में शशक आसन। और शशक आसन के विषय में हम कल थोड़ा सा साक्षात अनुभूति शिविर में करेंगे कि शशक आसन में कैसे ध्यान लग जाता है। बहुत ही सुंदर आसन है ये भी। हर आसन के बड़े अपने अलग अलग बड़े अच्छे अच्छे प्रभाव होते हैं। ये शशक आसन तो बहुत सारी समस्याओं में लाभ करता है। अभी हम पेट की बात कर रहे हैं, डायबिटीज की बात कर रहे हैं, कल और विषयों में भी आपको सुबह योग सत्र के समय में बताएंगे। इसके साथ में फिर तीसरा आसन कौन सा होता है? हाँ, वक्रासन कर लीजिए। तो वक्रासन करने में ये भी इजी है। सारे आसन ऐसे हैं जो सभी लोग कर सकते हैं, पूरा ना कर पाए तो जितना हो पाए उतना करें, परंतु कम से कम 1 मिनट तो स्वस्थ लोगों को जरूर करना है। इसके साथ में फिर आता है आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन सबसे ना भी हो पाए तो वक्रासन ही कर लें। जिनसे अर्ध मत्स्येंद्र हो सके वो अर्ध मत्स्येंद्र आसन करें, ना हो पाए तो इसके स्थान पे कौन सा कर लेते हैं हम? वक्रासन कर लेते हैं। फिर इसके साथ में एक ही अपना आता है गौमुखासन का अभ्यास। तो ये जो गौमुखासन का अभ्यास है, ये भी 1 मिनट दोनों तरफ से मिनिमम होना चाहिए। और ये जो गैस की समस्या है ना, जो डकारें आती हैं, ऊपर चढ़ती है गैस, सिर में दर्द होता है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है गौमुखासन उस समस्या का। कम से कम 1 मिनट करो आप। तो जो जमे हुए कंधे होते हैं ये भी इससे खुलते हैं। लेकिन डरो मत किसी भी चीज से, हाँ सावधानी रखो, अति सर्वत्र वर्जित, परंतु डरना भी नहीं है। हाय मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे कई बार हमारे पास लोग आते हैं, अब उनको पहली बार मंडूक आसन कराते हैं तो वो क्या कंप्लेंट लेकर के आते हैं कि हमारे तो जो डिलीवरी के समय में ऑपरेशन हुआ था उस समय जो स्टिचेस थे उन स्टिचेस में दर्द हो रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा स्टिचेस को कितना टाइम हो गया?
बोले 10 साल हो गए। मैंने तुम्हारा शरीर भूल गया, तुम तो दिमाग से निकाल दो, शरीर तो ठीक हो गया है, अब क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि हमने प्रेशर दिया है मांसपेशियों पर। तो थोड़ा तो बेचारी शुरुआत के 2-3 दिन में अपनी आवाज निकालेंगे और बिल्कुल ही नहीं निकालेंगी, तो थोड़ा तो करेंगी, पर उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, सावधानी जरूर रखनी चाहिए। एक और आसन जो हमें दिख रहा है वो है योग मुद्रासन। और ये योग मुद्रासन करने से भी ये सारी समस्याओं में पूरा पूरा समाधान मिलता है। पर बात वही है कि कम से कम 1 मिनट तो स्वस्थ लोगों को करना है। जिनको पेट की समस्या है वो कम से कम 2-2, 3-3 मिनट तक करें। जिनको ज्यादा समस्या है वो 5-5 मिनट तक करें। डायबिटीज में भी ये सारे काम कर रहे हैं और पेट की समस्या में भी। तो यहाँ पे अर्ध मत्स्येंद्र आसन ऑप्शनल है, बाकी 5 मेजर आसन तो है ही। कौन कौन से जरा बताएं तो? मंडूकासन, नेक्स्ट योग मुद्रासन, चलो नेक्स्ट शशकासन और वक्रासन, गौमुखासन। हाँ, कम से कम देख के तो ठीक पड़ा कुछ लोगों ने। हाँ चलो, अब ये आता है बाकी 5 आसन मुख्य रूप से बैठ करके हो गए, और 5 आसन पीठ के बल लेट करके किए जाते हैं, और ये भी बहुत ही अद्भुत होते हैं। एक तो बहुत सारी कॉमन समस्याओं में एक कॉमन समस्या है नाभि का बार बार डिगना। नाभि कमजोर होती है, अपना स्थान छोड़ देती है, और इसकी 8 दिशाएं होती है डिगने की। कितनी दिशाएं होती हैं? हाँ, 8 दिशाएं। मतलब कि नाभि यहाँ है ना, सेंटर में ये नेवल है, जहां से जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तो वहां माँ के गर्भ में रहते हुए जिस स्थान से हम अपने जीवन का पोषण प्राप्त करते थे वही है हमारी नाभि, वही हमारी ऊर्जा का केंद्र है। और आज भी वही है ऊर्जा का केंद्र, क्योंकि यहीं आकर के हमारा भोजन पचना है। अब इस भोजन पाचक स्थान को स्वस्थ होना बड़ा आवश्यक है। अब इसमें भी कई बार क्या होता है, नाभि अगर अपने स्थान से डिग जाए, नीचे जा सकती है, ऊपर जा सकती है, लेफ्ट जा सकती है, राइट जा सकती है, ऐसे आड़ी तिरछी 2-4 दिशाओं में जा सकती है, तो टोटल मिला के 8 दिशाओं में दिखती है। अब जिस भी दिशा में डिगेगी, तो जिस दिशा में जाकर के डिगेगी उस दिशा में जो भी अंग होगा उस अंग को प्रभावित करेगी। अब अगर यहाँ नीचे राइट साइड में ऊपर की साइड में थोड़ा सा टिल्ट मारती है तो लीवर को परेशान करेगी। अब मुझे एक महिला मिली, उनकी 18 साल से नाभि डिगी हुई थी, और परिणाम अर्थराइटिस, गैस्ट्रिक। क्या है अर्थराइटिस? वात बिगड़ गई शरीर की। वात का बिगड़ना ही तो है। अब आप ये सोचो, ये जो मैंने आपको आसन बताए हैं ना, एक और मजेदार बात बताती हूँ, इन्हीं आसनों से जोड़ों का दर्द भी ठीक होता है। कैसे? क्योंकि शरीर की वात ठीक हो जाती है। अर्थराइटिस वालों के लिए भी पेट के आसन बहुत अच्छा काम करते हैं। अर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो बस घुटने मोड़ने वाले अभ्यास मत कीजिए, सावधानी रखिए। और उन सावधानियों को रखते हुए जब आप आसन करेंगे तो आपका जो अभ्यास है वो आपको वात की सारी समस्याओं से बाहर निकालेगा। अब कंपवात की समस्या वात के बिगड़ने से, अर्थराइटिस वात के बिगड़ने से, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस वात के बिगड़ने से, यूरिक एसिड की समस्या, उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाने से, वो भी लेकिन मुख्य रूप से वात की समस्याओं में काउंट होती है, और गैस बनना वात बिगड़ने से। तो इन सारी समस्याओं का समाधान पेट के आसन। पेट ठीक रहेगा तो वात, पित्त और कफ तीनों नियंत्रित रहेंगे, तो अपने आप ये भी समस्याएं ठीक होंगी। तो महिलाओं के लिए तो ये सारे आसन रामबाण का उपचार करते हैं। और इसके पश्चात आ जाता है, हाँ, ये जो कमर के बल लेट के किए जाते हैं, तो इसमें मैं बात कर रही थी नाभि की। तो नाभि डिगना भी इन सारे आसनों से पूरी तरह से ठीक होता है। तो नाभि डिगने के लिए भी ये 10 आसनों का पैकेज, और उसमें भी पीठ के बल लेट करके जितने आसन किए जाते हैं उनसे विशेष रूप से नाभि ठीक होती है, और चाहे जिस भी दिशा में डिगे ठीक होती है। और इनमें भी सबसे अच्छा काम करता है नाभि को ठीक करने के लिए पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। ऐसे तो सारे ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन चाहे जिस भी दिशा में नाभि डिगे उसी दिशा में ठीक करने का कार्य करता है, नाभि को मजबूत बनाते हैं। ये सारे पेट के आसन है। तो अच्छा, तो सबसे पहला आसन कौन सा हुआ? नहीं, पहला हुआ उत्तान पाद आसन। लिख लो, सबसे पहला आसन क्या है? उत्तान पाद आसन। और श्रृंखला में देखा जाए तो हम मुख्य रूप से 5 आसनों की बात पहले करके आ चुके हैं, ये बाकी के 5 आसन है। तो ये सबसे पहले उत्तान पाद आसन है, और फिर उत्तान पाद आसन भी कितना देर? हाँ, 1-1 मिनट। कल देखते हैं कौन कौन करेगा 1-1 मिनट। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 10 सेकंड करना, फिर वापस आ जाना, फिर करना, फिर वापस आ जाना,
ऐसे मिला मिला के 1 मिनट कर लेना, धीरे धीरे शरीर का अभ्यास हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा आसन हुआ उत्तान पादासन के पश्चात? नौकासन। पवन मुक्त आसन भी कराएंगे, लिखो नौकासन। दूसरा आसन हुआ नौकासन। सीक्वेंस का हम क्यों ध्यान करवा रहे हैं? ताकि एक रूपता बनी रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उत्तान पादासन के बाद आप पवन मुक्तासन नहीं कर सकते, आपको नौकासन ही करना है, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस बन जाती है, तो पूरे भारत के अंदर पतंजलि का जो भी योग शिक्षक होगा या योग शिक्षिका बहन होगी, वो एक ही तरह से कराएगी ना, एक ही सीक्वेंस रहेगा ना, तो वो अच्छा रहेगा। इसीलिए एक सीक्वेंस बनवाते हैं। इसीलिए हमेशा परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो अभ्यास दोनों तरफ होते हैं, उन्हें सबसे पहले कौन सी दिशा से कराते हैं? कौन सी दिशा से? हाँ, राइट साइड से। अब जैसे तिर्यक ताड़ासन है तो कर लो आप, ऐसे लेफ्ट साइड से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन राइट साइड से करते हैं क्योंकि उसमें हमें एक रूपता चाहिए और तो कुछ नहीं। तो ऐसे ही सूर्य नमस्कार भी पहले राइट लेग को आगे रख करके लेफ्ट को पीछे लेकर के जाते हैं। इसीलिए आप चाहो तो दक्षिण अश्व संचालन आसन बाद में कर सकते हो और वाम अश्व संचालन पहले कर सकते हो, परंतु हम अपनी एकरूपता को बना करके रखते हैं, इसीलिए हम सिखाते भी ऐसे ही हैं। तो हमें आगे भी ऐसे ही सिखाना है। ऐसे सीक्वेंस आगे पीछे करने में दिक्कत नहीं है, परंतु एक रूपता होने में दिक्कत हो जाएगी। और फिर उसके पश्चात कई बार लोगों में इसी बात पे भिड़ंत हो जाती है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो भिड़ंत होने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले उत्तान पादासन हो गया, उसके पश्चात नौकासन हो गया, तीसरे आसन कौन सा है? पवन मुक्त आसन। और इसमें सावधानी क्या रखनी होती है हम लोगों को? किसको? हाँ, बोले गर्दन ही नहीं उठानी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और कमर दर्द वालों को गर्दन नहीं उठानी है।